गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो पहले प्रार्थना स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो पहले प्रार्थना स्टार्ट कर लेते हैं। हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, ये शक्ति हमें देना दाता, उनका विश्वास कमजोर होना। चले नेक पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। अज्ञान के हो अंधेरे, तुम हमें ज्ञान की रोशनी दे, से बचते रहें। जितनी भी दे भली जिंदगी दे, फिर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलती होना। चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी चलो भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जय महाकाल। चलो होला, ठंड कहाँ है यार? इतनी ठंड ठंड हो रही है क्या? ऐसा लग तो नहीं रहा, इतनी थोड़ी थोड़ी हुई है, अभी थोड़ी थोड़ी ठंड हुई है। चलो वेरी गुड कुशाग्र, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब ठीक है आप? बढ़िया, परफेक्ट, फाइन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो हैप्पी धनतेरस। क्यों, क्या हुआ अजीत सर को, क्या हुआ? अजीत सर की नहीं यार, मेरे को तो नहीं पता ऐसी, मेरे को भी नहीं पता अभी। ऐसा क्या? पूछ लूंगा यार, मेरी ऐसा। चलो चलो जी, आज मेरा बर्थडे, जिसका बर्थडे है, जिन बच्चों का आज हैप्पी बर्थडे, उनको हैप्पी बर्थडे। ठीक है, चलो। तो कहां पे थे अपन लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में अपन ने कहां पे छोड़ा था? अच्छा, घर से पढ़ा रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं पता मेरे को, भी नहीं पता ये वाली बात, अभी आप लोगों ने बताई। एंगल, अच्छा एंगल बिटवीन लाइंस पे अपन ने छोड़ा था, एंगल बिटवीन लाइन। अच्छा एक क्वेश्चन कराना था यार मेरे को, एक क्वेश्चन मैं पहले करा देता हूँ। एक उस टाइप के कंसेप्ट का, दो टाइप के कंसेप्ट अपने बचे हुए थे यार, वो मेरे को कराना था। मैंने क्वेश्चन से ही कराने का सोचा था। एक जैसे एंगल बाइसेक्टर की बात बताता हूं। एक तो मैं एंगल बाइसेक्टर में एक क्वेश्चन है, शायद मॉड्यूल में है, किस शीट में किस में आया है, और वो होता भी एक्चुअली वो मैं कि
जैसे अपन ने एंगल बाइसेक्टर में दो केस लिए थे, एक तो अपन ने निकाला था एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट द एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन, है ना, और एक अपन ने निकाला था एंगल बाइसेक्टर एक्यूट या ऑब्ट्यूस वाले का बाइसेक्टर अपन ने निकाला था, है ना, दो चीजें अपन ने निकाली थी, एक्यूट ऑब्ट्यूस वाली निकाली थी और एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन वाला निकाला था। बिल्कुल ऐसे ही एक केस और आपको मिल सकता है बच्चों, एक केस और आपको मिल सकता है, थर्ड केस मान लो उसको, है ना, कि एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट द एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट द एंगल containing a point alpha beta. एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट द एंगल कंटेनिंग अ पॉइंट अल्फा बीटा। जैसे अपन ने ओरिजिन कंटेन करने वाला लिया था ना भाई, जैसे आप क्या हो रहा था, मान लो अपन दो लाइंस बना रहे थे बच्चों, एक लाइन ये बनाई एक लाइन ये बनाई, ऐसी दो लाइन बना रहे थे, है ना, तो अपन ने सबसे पहला केस क्या लिया था कि उस एंगल का बाइसेक्टर निकालना था जिसमें ओरिजिन आ रहा है, करेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही ओरिजिन की जगह कोई और पॉइंट आ जाए अल्फा बीटा, तो उस पॉइंट को कंटेन करने वाले का बाइसेक्टर अपने को निकालना है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा केस है, बहुत सिंपल सा केस है। लेट्स से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो लाइंस आपके पास है ना, दोनों लाइन में आप अल्फा बीटा रख दें, दोनों लाइन में आप अल्फा बीटा रख दो बच्चों। इसमें C1 और C2 को पॉजिटिव नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, है ना, पर जनरली मैं तो यही बोलता हूं कि बना ही लो आप, तो ताकि जो भी है, क्योंकि सारे केस तो उसको लेके निकालते हैं वैसे भी अपन, तो आप बना ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अल्फा बीटा इसमें रखा, अल्फा बीटा इसमें रखा, a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1, a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2, ठीक है। यदि ये दोनों एक्सप्रेशन सेम साइन के आ जाए, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम साइन के आ जाए, ठीक है, तो प्लस साइन बाइसेक्टर इज रिक्वायर्ड बाइसेक्टर, है ना। और यदि ये दोनों वैल्यू ऑपोजिट साइन की आ जाए बच्चों, तो माइनस साइन इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर। प्लस माइनस मतलब वही जो अपन ने दो बाइसेक्टर निकाले थे ना, उसमें एक प्लस लेके निकाला था और एक माइनस लेके निकाला था, दैट इज द पॉइंट, ठीक है, राइट। फिर से समझ लो आप क्या करा, अल्फा बीटा किसी पॉइंट को कंटेन करने वाले का बाइसेक्टर यदि आपको निकालना है तो अल्फा बीटा आप दोनों लाइन की इक्वेशन में रख दो, ठीक है, राइट। दोनों या तो सेम साइन की आएंगी या दोनों ऑपोजिट साइन की आएगी, ठीक है। यदि दोनों सेम साइन की आ गई तो जो अपन एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं, एक प्लस लेकर और एक माइनस लेके, तो प्लस साइन बाइसेक्टर इज अवर रिक्वायर्ड बाइसेक्टर, मतलब वो बाइसेक्टर होगा जिसमें अल्फा बीटा कंटेन कर रहा होगा। और यदि ये दोनों वैल्यू अपोजिट साइन किया जाए तो माइनस साइन इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर होगा, ठीक है। ये लाइंस परपेंडिकुलर नहीं, ये ना, ये एंगल बाइसेक्टर वाले में लिखना है बेटा यार, ये एंगल बाइसेक्टर वाले में लिखना है, कहीं पे वहां पे लिख लो अलग से, एंगल बाइसेक्टर वाले केस के लिए है ये, है ना, ये इसके लिए नहीं है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर वाले के लिए। हाँ, मैं एक एग्जांपल में आपको बता देता हूं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। एक्चुअली एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कभी कभार, तो इसलिए मैंने पहले मैं क्वेश्चन से ही कराने का था कि क्वेश्चन ही आएगा आपके पास, तो मैं उस क्वेश्चन से एग्जांपल देके बताऊंगा आपको, ठीक है। एक बार इसको लिख लो और एक केस और मुझे और बताना है आपको। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में क्या बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इतनी हैं कि मतलब वो क्वेश्चन जब आप करते हैं ना तो क्वेश्चन से आपके सामने फेस होती है ना। अपन हर कंसेप्ट को भी मैं ऐसे बहुत लाइन वाइज तो नहीं लिखा सकता,
पर वो जब क्वेश्चंस अपन करते हैं तो उससे अपने को कुछ कुछ कंसेप्ट किया, अच्छा इसमें ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसमें भी ऐसा ही है, कुछ फॉर्मूला कुछ नहीं है पर कंसेप्ट एक। चलो लिख लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस 4x plus 3y minus 1 equals to 0 and 12x plus 5y minus 3 equals to 0 which bisect the angle containing 2,1 है ना। जैसे मान लो कि ये दो लाइंस गिवन है, आपको उस एंगल का बाइसेक्टर बताना है जो 2,1 को कंटेन करता है। तो मैंने रूल क्या बताया कि सिंपली 2,1 दोनों इक्वेशन में आप रख दो, है ना। तो 4 2 जा 8 प्लस 3 माइनस 1, ठीक। इसमें रख देते हैं 24 प्लस 5 माइनस 3, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम साइन की आ रही है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दोनों वैल्यू सेम साइन की आ रही है। तो इसलिए अपना जो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर होगा बच्चों, प्लस साइन लेकर जो अपन इक्वेशन निकालेंगे, याद आ रहा है, प्लस माइनस करके निकालते हैं ना, है ना। तो बस यही पॉइंट मैं बता रहा हूं कि ये दोनों वैल्यू सेम साइन की आ गई तो यहां पे प्लस ले लेना है, और यदि ये दोनों वैल्यू ऑपोजिट साइन की आ जाए तो यहां पे माइनस ले लेना है, ठीक है। हाँ, एंगल बाइसेक्टर ओरिजिन के बाद वाले में लिख लेना, है ना। एंगल बाइसेक्टर के जो 2-3 केस बताए थे ना बेटा, उसमें लिख लेना, वो ज्यादा अच्छा उसी में। नहीं सुशांत, दिवाली पे तो नहीं दे रहे हम, शीट वीट नहीं दे रहे, रिवीजन के लिए टाइम देंगे हम। हाँ, दोनों नेगेटिव है, सेम साइन, सेम या ऑपोजिट से मतलब है, इसीलिए मैंने पॉजिटिव लिखा ही नहीं, पॉजिटिव लिखा ही नहीं मैंने, सेम साइन या ऑपोजिट साइन बस। आ गया पॉइंट समझ में सबको? पॉइंट क्लियर है ना सबको? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मुझे और कराना है, वो आप सीधे कहीं पे भी लिख लो, एक क्वेश्चन डाल के लिख लेना। ऐसा भी एक क्वेश्चन शायद कहीं पर है, पर एक 2-3 कंसेप्ट है इस पे, तो मैं एक कंसेप्ट थिंकिंग आपको बता देता हूं, क्वेश्चन की अप्रोच कैसे आपको लगानी रहती है। लेट ए पॉइंट है 2,0 एंड बी पॉइंट है 0,3। फाइंड अ पॉइंट P on line 4x minus y minus 4 equals to 0 such that PA plus PB is minimum। अब इसमें क्या अलग अलग केस बनते हैं बच्चों, जैसे मैंने अभी PA प्लस PB पूछा है, कहीं पे आपसे PA माइनस PB पूछ सकता है, कहीं पे आपसे मैक्सिमम पूछ सकता है, इस तरह की चीजें बनती है। तो मैं एक क्वेश्चन की लाइन ऑफ थिंकिंग आपको बता देता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कैसे थॉट प्रोसेस लगाना है, क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना, ठीक है। डिनोमिनेटर में यदि कॉम्प्लिकेटेड रूट आ जाए तो बेटा वो तनिष्क, वो तो इक्वेशन तो तब भी वही लिखनी पड़ेगी अपने, उसका कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। वो जो आप पूछ रहे हो ना कि एंगल बाइसेक्टर में, इसीलिए देखो जनरली मैं ऐसी ले रहा हूं कि वो अंडर रूट a² + b² सॉल्व हो जा रहा है ना। इसीलिए मैं देखो कभी भी मैंने ऐसी नहीं ली कि अंडर रूट आ जाए, वो अंडर रूट आ जाए तो अंडर रूट ले लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ ऑप्शन नहीं है उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, फाइंड अ पॉइंट P ऑन लाइन सच दैट PA प्लस PB इज मिनिमम, कि PA प्लस PB जो है वो मिनिमम आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, देखो ए पॉइंट है 2,0, लेट से 1 2
ए पॉइंट 2,0, बी पॉइंट है 0,3, 1 2 3, बी पॉइंट है 0,3। फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन, और ये लाइन दी हुई है, लेट्स से y 0 करा तो x पे 1 इंटरसेप्ट पे जा रही है, और x 0 करा तो y पे -4 है ना, -4, 1 2 3 4, ये और ये। (4x - y -4 = 0), ये लाइन पे। अब आपको ये बताना है कि इस लाइन पे मैं कहां पे एक पॉइंट लूं। ठीक है, लेट्स से मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया P, तो ये आपका PA हो गया, ये आपका PB हो गया। तो PA प्लस PB जो है वो मिनिमम आ जाए। एक ऑप्शन तो अपने पास डिफरेंशिएशन वाला रहता है, मैक्सिमा मिनिमा टाइप का, है ना, इसको x1 y1 मान के वो फिर डिफरेंशिएशन, जैसे फिजिक्स वगैरह में करा है शायद आप लोगों ने ऐसा, है ना, पर अभी अपन उस लॉजिक पे नहीं जा रहे। ठीक है, मैं एक छोटा सा पॉइंट इसमें बताता हूं कि देखो मैं कैसे सोच सकता हूं, इसमें एक अप्रोच क्या बनती है कि मैंने देखा, मान लो कि ये P पॉइंट है लाइन के ऊपर, ये PA हो गया, ये PB हो गया, लेट्स से ये AB हो गया। तो मुझे क्या समझ में आया कि मैं लाइन के ऊपर P कहीं पर भी एक पॉइंट जब ले रहा हूं तो PA भी एक ट्राइंगल बनेगा, और PA भी यदि ट्राइंगल बनेगा तो PA प्लस PB इज द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल सम ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। बोलो बच्चों, बोल सकते हैं? चाहे P आप यहां पे ले लो, चाहे P आप यहां पे ले लो, चाहे P यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, PA प्लस PB इज ऑलवेज ग्रेटर देन AB। बिल्कुल सही। ठीक है, ट्राइंगल के केस में। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह होती है कि एक केस आपको ऐसा भी मिल रहा होगा जहां पे PA प्लस PB इज इक्वल टू AB आ जाए, मतलब मोर प्रिसाइसली फॉर द ट्राइंगल इट इज करेक्ट, for the triangle it is correct, but for our case I can write like that। एक केस ऐसा बन रहा है जिसके लिए PA प्लस PB की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ABB हो जाए, और ऑब्वियस बात है कि यदि आपका रिलेशन लेस देन तो नहीं होगा, इतना तो कंफर्म ही है, PA प्लस PB जो है वो लेस देन AB तो नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू AB होगा। तो इसलिए एक चीज तो आप कंफर्म ये तो बोल ही सकते हैं आप कि यदि ऐसा है तो फिर PA प्लस PB की मिनिमम वैल्यू क्या बोलोगे बच्चों? मिनिमम वैल्यू ऑफ PA प्लस PB विल बी व्हाट? AB। और आप ये भी बता सकते हो कि ये वैल्यू कब आएगी, जब मैं P पॉइंट कहां पे ले लूंगा? लाइन पे ले लूंगा। बस, दिस इज माई रिक्वायर्ड पॉइंट, दिस इज माई रिक्वायर्ड पॉइंट। और पॉइंट निकालने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं अपन, x/2 प्लस y/3 इज इक्वल्स टू 1, सो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। इस लाइन की इक्वेशन है ही सही, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो x इज इक्वल्स टू 14/11 और x इक्वल्स टू 14/11 इसमें रख देते हैं, 14 56 सॉरी 56 56/11 माइनस 4 44 12/11 आ जाएगा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉइंट 14/11, 12/11। बोलो बच्चों, आया कि नहीं केस समझ में? ठीक है, राइट। नहीं नहीं, एंगल बाइसेक्टर का नहीं था, एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन नहीं था, जनरल क्वेश्चन बताया मैंने, एंगल बाइसेक्टर का नहीं था, अपूर्व एंगल बाइसेक्टर का नहीं था, जनरल क्वेश्चन था वो, है ना, कि एक ऐसा कंसेप्ट से रिलेटेड भी 2-3 प्रॉब्लम मिलती है आपको। अब उसमें अलग अलग चीजें आ जाती है, कभी PA माइनस PB भी वो पूछ लेगा, उसकी मैक्सिमम मिनिमम कुछ ऐसी वैल्यू पूछ लेगा, है ना। तो जैसे PA माइनस PB आ जाए तो आप डिफरेंस ऑफ टू साइड्स लगा सकते हो, उसमें भी एक प्रॉपर्टी बनती है ना, डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड।
वो भी अपन यूज कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। 3-4 केसेस हैं अलग अलग टाइप के, तो वो अपन इसमें कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, मेरे ख्याल से उसमें देखना दक्ष, वो जो क्वेश्चन आप जो बोल रहे हो ना दक्ष, उसमें हो सकता है कि वो लाइन है ना बीच से नहीं जा रही होगी, उसमें वो लाइन शायद बीच से नहीं जा रही होगी। एक बार उस क्वेश्चन को कंपेयर करना, मुझे क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है वो, पर हो सकता है उसमें लाइन बीच से नहीं जा रही होगी, इसलिए उसमें ऐसा करा होगा। ठीक है ना, वो जो कंसेप्ट बता रहे हो दूसरे टाइप के प्रॉब्लम। ठीक है ना, नहीं डिफरेंशिएशन से अभी मत करो शाश्वत, अभी डिफरेंशिएशन से मत करो, इतना आसान नहीं है डिफरेंशिएशन जो आप सोच रहे हो। ठीक है, सीधे एक्स वाई करना, मैं मेथड बता देता हूं, इस पॉइंट को आप एक्स वाई मान लेना, इससे डिस्टेंस फार्मूला लगाना, इससे डिस्टेंस फार्मूला लगाना, y की वैल्यू यहां से इसमें रखना, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, चलो बढ़े आगे। तो लास्ट क्लास में अपन ने एंगल बिटवीन द लाइंस ले लिया था। नेक्स्ट अपन लेते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ, अब वापस अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे कंटिन्यू हो गए हैं, है ना, वो दो टॉपिक थोड़े से अलग थे, वापस से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले पार्ट पे अपन आ गए हैं। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अपने को लिखनी है। लेट्स से एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, लेट्स से मान लेते हैं y इज इक्वल टू m1x, लेट्स से y इज इक्वल टू m2x। यदि मैं दोनों की कंबाइंड इक्वेशन लिखूंगा बच्चों, तो मेरे पास इक्वेशन में मैंने देखा यदि दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, उसको मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, तो उसमें मेरे पास तीन ही टर्म आ रही है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है। सो दैट्स वाई उसकी जनरल इक्वेशन यदि मुझे लिखनी होगी, तो जो मैंने पहले इक्वेशन लिखी थी केवल उसमें तीन ही टर्म लेनी चाहिए मुझे, that is ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0. This is the pair of straight line passing through the origin. Pair of straight line passing through the origin. This is also called homogeneous equation. This is also called homogeneous इक्वेशन। इसको अपन होमोजीनियस इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन क्यों बोलते हैं? ठीक है, पलाश कौन सी बात नहीं समझ में आई बेटा? ये पता है कि पेयर ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू m1x होती है, ये पता है, ये पता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये पता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स वाई आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, ये दिख रहा है, करेक्ट, राइट। तो जो अपन ने लास्ट क्लास में इक्वेशन लिखी थी, मैंने क्या बोला कि अब उस इक्वेशन में मुझे क्या लगा कि अब तीन ही टर्म आनी चाहिए, तो वो तीन ही टर्म मैंने लिखी है, क्योंकि मुझे पता है बाकी की टर्म नहीं आएगी, तो वो टर्म मैंने हटा दी। ठीक है, एक बार आराम से सोच लोगे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, इसको अपन होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। इसको अपन होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन? क्योंकि इसमें हर टर्म की डिग्री 2 है। एक्स स्क्वायर 2 डिग्री, एक्चुअली डिग्री मतलब
जो भी आपका वेरिएबल है उसकी पावर्स 2 2। आप बोलोगे इसमें तो एक ही डिग्री है, एक डिग्री एक्स की है, एक डिग्री वाई की है, तो दोनों मिला के 2 डिग्री। करेक्ट। बहुत ज्यादा चेंजेस कुछ है नहीं। यदि आपको याद हो तो लास्ट क्लास में अपन ने एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला निकाला था, याद है? याद है? तो आपको याद हो तो एंगल बिटवीन द लाइंस का जो फॉर्मूला अपन ने निकाला था 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी निकाला था। तीन ही टर्म पे डिपेंड कर रहा था ना, ए बी एच पे। तो ए बी और एच वाली टर्म तो वापस ऐसी की ऐसी आ गई। ए बी और एच वाली टर्म तो वापस ऐसी की ऐसी आ गई। तो एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला तो अभी भी वही रहेगा। इसका मतलब एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला बेटा अभी भी वही रहेगा, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि भाई एंगल तो क्या है, मैंने देखा कि ए बी और एच पे डिपेंड कर रहा था ना, तो ए बी और एच वाली टर्म तो बेटा अभी भी ऐसी की ऐसी आ रही थी ना, तो इसलिए एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला वही रहेगा। हाँ, बस उसमें ना एक कंडीशन थोड़ी सी मुझे अलग लिखनी पड़ेगी, चेंज नहीं होगी, अलग लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? इफ थीटा इक्वल्स टू 0 लाइंस आर, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ना ना ना, पैरेलल नहीं लिखेंगे, नहीं 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 नहीं, यही तो बात थी, पैरेलल नहीं लिखेंगे, कोइंसिडेंस लिखोगे बेटा। देखो तो डायग्राम में, यदि थीटा 0 होगा तो क्या होगा? लाइन पैरेलल कैसे बनेगी? दोनों लाइन को मुझे ओरिजिन से पास कराना है, तो दोनों लाइन यदि ओरिजिन से पास कराना है तो इसलिए इसमें पैरेलल का केस नहीं बनता है, कोइंसिडेंट का केस बनेगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, 90 डिग्री वाला वही है केस, 90 डिग्री वाला केस वही है। ठीक है, थीटा एट टू 90 डिग्री, लाइंस आर परपेंडिकुलर, ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। परपेंडिकुलर वाला केस वही है इस। कोइंसिडेंट लाइंस आर आल्सो पैरेलल, ठीक बात है, कोइंसिडेंट लाइंस पैरेलल बोल सकते हैं, पर अपने को यहां पे पैरेलल बोलना, पैरेलल को कोइंसिडेंट तो नहीं बोल पाओगे ना आप। यहां पे मैं पैरेलल लिखूंगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना। लिख सकते हैं क्या पैरेलल? आप भले यहां पे लाइन आर कोइंसिडेंट तो वो पैरेलल मान रहे हो, वो बात मान लिया आपकी, पर यहां पे मैं पैरेलल थोड़ी ना लिख पाऊंगा, वो तो गलत हो जाएगा ना, पैरेलल लिखना तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए परपेंडिकुलर हुई तो वो एक तरह से रोटेटेड एक्सेस ही हुई। बिल्कुल सही बात बोली माधव आयश्वरी, वेरी गुड, अच्छी बात बोली माधव, है ना? माधव ये बोल रहा है कि यदि परपेंडिकुलर अपन मान लें तो एक तरह से वो रोटेशन ऑफ एक्सिस टाइप का केस हो गया। सही बात है, यदि वो लाइंस जो परपेंडिकुलर है ना, मान लो मेरी एक लाइन ऐसी हुई और एक लाइन ऐसी हुई, तो नो डाउट कहीं ना कहीं वो एक तरह से वो रोटेशन ऑफ एक्सिस टाइप का केस बन जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। लिख ली थी ना कंडीशन, तो लिख ली थी ना सारी। चलो एंगल बाइसेक्टर, फिर एंगल बाइसेक्टर आ गया ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। डेरिवेशन में नहीं करा रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, मेथड चाहे तो बता दूंगा मैं, है ना? आपके पास
ये पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन गिवन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन गिवन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, a not equals to b and h not equals to 0. x square minus y square upon a minus b is equals to xy upon h. लास्ट स्लाइड कौन बोल रहा है? देख लो बेटा लास्ट स्लाइड, जिसको भी देखनी है, एक मिनट। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन h। a इज नॉट इक्वल टू b एंड h इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें आप ये मत सोचना, देखो बात समझना कि जब अपन ओरिजिन से पास होने वाली लाइन के, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ठीक है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन के एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे तो उसके जो एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आएगी वो भी ओरिजिन से पास होने वाली ही पेयर ऑफ लाइंस टाइप की होगी। ऐसा कुछ मान लें, नहीं, क्या बोलते बच्चों? तो इसका मतलब जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 और 2 जो है मेरी गिवन लाइंस थी, 1 and 2 आर द गिवन लाइंस, है ना, और 3 and 4 आर द एंगल बाइसेक्टर्स। दिस इज एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो जो एंगल बाइसेक्टर्स आएंगे उसके बारे में भी मैं इतना तो कमेंट कर ही सकता हूं ना कि वो भी एक तरह से ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ लाइंस ही है। एंड सेकेंड थिंग विच वी ऑलरेडी नो कि दीज विल बी परपेंडिकुलर ऑल्सो। एंगल बाइसेक्टर जो होंगे वो परपेंडिकुलर होते ही होते हैं, बस। तो इस इक्वेशन से दो चीजें आप साफ साफ बोल सकते हैं कि पहली चीज, इस इक्वेशन से जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है वो पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है। आप बोलोगे क्यों, कैसे पता लगी? होमोजीनियस इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, नंबर 1। नंबर 2, परपेंडिकुलर। कैसे पता लगी? परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन बताई थी बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर plus coefficient of y square is equals to 0, coefficient of x square is 1 minus 1, 1 plus minus 1 equals to 0। ऐसा बाइसेक्टर दो ही होंगे, ऐसा नहीं है। ये मैंने इक्वेशन एक लिखी है मतलब एक बाइसेक्टर नहीं है, समझ में आ रहा है? ये these are the two equations, these are the two equations, pair of lines, ठीक है। अगर बात समझ में आस्था, आप बोल रहे हो एक ही बाइसेक्टर होगा, वो एक्चुअली पेयर ऑफ लाइंस की ही इक्वेशन है, दो। अभी मैं एक एग्जांपल और लिख के बताता हूं आपको। जनरल फॉर्म को लिखा है जिससे 2 लाइंस आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, है ना। पेयर ऑफ लाइंस का एक्चुअली यूज जो है ना, मतलब यूं बहुत ज्यादा कुछ यूज तो है नहीं। रौनक जो आप बोल रहे हो ना, बहुत ज्यादा यूज नहीं है अभी। बस इसके बाद जो अपन एक कंसेप्ट लेंगे ना, वो जरूर थोड़ा सा यूजफुल है। इसके बाद जो अपन एक कंसेप्ट लेंगे वो यूजफुल है। बाकी ये तो ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा यूज कुछ होता नहीं है इसमें, तो ऐसा है ना।
अभी बता रहा हूं ना सुशांत, अभी बताऊंगा, अभी कंसेप्ट कौन सा है वो अभी कंसेप्ट पढ़ेंगे ना अपन। लिख लिया? चलो, जैसे मैं एक आध लिख के ही बता देता हूं। लेट्स से भाई मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखनी है। मान लो इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन अपने को लिखनी है। दो तरीके हैं, एक तो ये कि फैक्टर्स इजीली हो रहे हैं, फैक्टर्स हो रहे हैं, है ना। तो यदि फैक्टर्स हो रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई फिर तो क्वेश्चन की, पेयर ऑफ लाइन ही खत्म हो गया, बचा क्या फिर? दिस 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 दिस। तो मेरे पास एक लाइन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक लाइन आ गई x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगी x प्लस वाई बाय रूट 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 4y 4 चौक 16 रूट 70, है ना। सीधे सीधे लिख दिया मैंने, एंगल बाइसेक्टर ऐसे लिखे ना, दिस अंडर रूट दिस। ये तो अपना नॉर्मल मेथड हो गया जिसमें अपन ने एक तरह से पेयर ऑफ लाइन का तो कुछ यूज करा ही नहीं फैक्टर करके, पर हमेशा क्या फैक्टर भी इतने इजीली होते नहीं है। दूसरा तरीका, ठीक है, दूसरा तरीका कि फैक्टर सही करे ना मैंने, -4 है ना, 4 चौक 16 117, ठीक है। दूसरा तरीका, सीधे इक्वेशन लिख देते हैं अपन। क्या थी अपनी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। इसमें दोनों बाइसेक्टर की इक्वेशन कंबाइंड होकर आएगी, दोनों बाइसेक्टर की इक्वेशन कंबाइंड होकर आएगी। आप बोलेंगे सर ये तो अलग अलग लग रहा है, ये सेम कैसे हुआ? इसमें क्या हुआ कि दोनों बाइसेक्टर की इक्वेशन अलग अलग आ रही, दोनों की अलग अलग आ रही। एक प्लस लोगे तो एक बाइसेक्टर आएगा, माइनस लोगे तो दूसरा बाइसेक्टर आएगा। समझ रहे हो बात को? भाई मान लो मैंने एक ऐसे निकालता ना, एक बार प्लस लिया, एक बाइसेक्टर ये आ गया, फिर ये दो बाइसेक्टर आ, इसमें दोनों इक्वेशन सेपरेट होके आती है। और अब जो मैं इक्वेशन लिखूंगा वो एक तरह से दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगी आपके पास, a1 b xy h, 2h इज इक्वल टू -3, 2h, तो h इज इक्वल टू -3, so -3x square plus 3y square is equals to nx y। उसको उधर ले जाते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 10x y माइनस, तो ये जो इक्वेशन है दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी अपने पास। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन में x इक्वल टू y हो तो एंगल बाइसेक्टर एक्सेस होगी। हाँ सही है, सही है। बोलो बच्चों, आ गई बात समझ में कि कैसे मैं एंगल बाइसेक्टर की जो बात करना चाह रहा था, किस तरह से बात करना चाह रहा था, एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग, है ना। वेरी गुड। एक्स वाई हमने कहां से लिया? एक्स वाई तो फॉर्मूले में था ना, मतलब ये समझा नहीं मैं, ये तो फॉर्मूला लिखा ना मैंने एंगल बाइसेक्टर का। अरे क्या बात कर रहे हो अनमोल, फिर वही बात कर रहे हो तुम, दूसरे मेथड से एक ही इक्वेशन आई। अरे ये पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन है बेटा, पेयर ऑफ लाइन मतलब दो लाइन की इक्वेशन होती है। इसमें ये थोड़ा कंफ्यूजन होता हुआ, आपका पॉइंट सही है। दिस इज पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन मतलब दो लाइन की इक्वेशन है, और इसमें वो दोनों लाइन अलग अलग आई है। देखो स्टार्टिंग में मैंने पेयर ऑफ लाइन क्या बताया था,
दो लाइन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पेयर ऑफ लाइन आती है, बताया था। दैट इज द डिफरेंस इन दिस एंड इन दिस। इसमें वो जो दो एंगल बाइसेक्टर आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करके जो पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन बनती, वो दोनों इक्वेशन एक साथ आई है। इसमें वो दोनों इक्वेशन अलग अलग आई है, यही मैं बोल रहा हूं। अभी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस वन, दिस इज द पॉइंट। हाँ एग्जैक्टली, अभी बात समझ में है ना? तो देखो इससे कंफ्यूज मत होना। एक्चुअली आप क्या बार बार आपको लग रहा है सर इधर से तो दो लाइन आ गई, इधर से एक लाइन आ गई। अरे लाइन एक नहीं आई है, इक्वेशन एक आई है, दैट इज पेयर ऑफ लाइन विच रिप्रेजेंटिंग इटसेल्फ टू लाइंस। तो आपको इक्वेशन एक लग रही है वो, पर लाइन तो वो भी दो ही है ना? लाइन वो भी दो ही है, ऐसा। ठीक है, 2xy। अरे ये h की वैल्यू रखिए बेटा, h की वैल्यू रखते हैं ना -3/2, h की वैल्यू -3/2 रखते हैं ना, तो वो 2 ऊपर ले लिया है मैंने। आई बात समझ में? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, है ना? एक आध कैलकुलेशन पार्ट और मैं बताता हूं आपको इसमें। जैसे हाँ, अब इसमें क्या होता है कि जैसे दो तरीके रहते हैं जनरली। क्या रहता है, जैसे ये ओरिजिन से पास होने वाली जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, इसको कैलकुलेट करने के अपने पास क्या है कि दो तरीके रहते हैं, दो ऑप्शन रहते हैं। कि एक तो आप क्या कर सकते हो, इससे कुछ भी आपको डील करना है ना, तो दो ऑप्शन है आपके पास, कुछ भी निकालना है। जैसे मान लो अभी एंगल बाइसेक्टर निकालना होता मुझे, तो आई हैव टू ऑप्शंस। एक तो मैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं यदि, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास आएगा बी वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 2h y बाय एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, ए से भी कर दो डिवाइड करो तो, ए से भी कर दो आप डिवाइड करो तो, बी से, सॉरी बी से ठीक है, ये y बाय एक्स का क्वाड्रेटिक बनेगा, y बाय एक्स का क्वाड्रेटिक बनेगा। अब अगेन ध्यान से सोचो, आप ध्यान से सोचो कि ये जो इक्वेशन अपन ने निकाली थी, ये किसको मल्टीप्लाई करके निकाली थी बेटा? ये किसको मल्टीप्लाई करके निकाली थी आपने? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाली होगी ना। तो यदि ये y बाय एक्स का क्वाड्रेटिक है, तो आप बता सकते हो बच्चों की यदि ये y बाय एक्स का क्वाड्रेटिक है, तो इससे यदि मैं y बाय एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो कौन सी वैल्यू निकालनी चाहिए? y बाय एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी? m1 और m2 की। एग्जैक्टली m1 और m2 की वैल्यू निकलेगी। तो y बाय एक्स यदि आप क्वाड्रेटिक बना के निकालोगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac बाय, तो एक m1 आ जाएगा और एक m2 आ जाएगा। दिस इज m1 एंड m2। ऐसा आप कर सकते, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, b से डिवाइड कर दो, y बाय एक्स का क्वाड्रेटिक बनेगा, सीधे m1 और m2 आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू m1x, y इक्वल्स टू m2x अपने पास आ जाएगा। मेथड नंबर 1। बट आई प्रेफर सेकंड मेथड। ठीक है, माइनस बी लगा तो दिया, माइनस का साइन कौन सा लगा तो दिया, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी को -4ac लगा दिया। दूसरा ऑप्शन यह है कि जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कुछ भी डील करना होता है ना, तो मैं उल्टा चलता हूं कि इसको ये सोल्व करने की बजाय मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन ये कि मैं तो उल्टा चलता हूं। मैं मान लेता हूं कि इसके थ्रू जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है वो ये है, लेट दी लाइंस आर
y इक्वल्स टू m1x एंड y इज इक्वल्स टू m2x। मैं मान लेता हूं कि इसके थ्रू जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है वो ये दोनों है। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस ये आ जाना चाहिए मेरे पास। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये आ जाना चाहिए ना बच्चों। ठीक है, तो मेरे पास आ गया m1 m2 एक्स स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम इक्वेशन। तो m1 m2 बाय a इज इक्वल टू माइनस m1 प्लस m2 बाय 2h इज इक्वल टू 1 अपॉन b। तो m1 m2 आपके पास आ गया a अपॉन b और m1 प्लस m2 आ गया आपके पास माइनस 2h अपॉन m1 प्लस m2 आ गया, m1 m2 आ गया। आपको जरूरत पड़ेगी तो m1 माइनस m2 निकाल सकते हो, आपको जरूरत पड़ेगी तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर निकाल सकते हो, जो चाहे वो अपन निकाल सकते हैं बिना m1 और m2 के अलग अलग निकाले हुए, बिल्कुल जैसे क्वाड्रेटिक में करते थे ना आप। आपके पास अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा है, तो उसकी हेल्प से आप अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब जो भी निकालना चाहे निकाल सकते थे ना, बिल्कुल ऐसे ही ये दोनों आ गए। अब आप इससे जो कैलकुलेशन करनी है करो और उसकी वैल्यूज आप रखते चलो इसमें, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ऋतुराज सही बात है। ठीक है, हाँ 2 कैंसिल भी हो जाएगा उसमें, ये 2 भी कैंसिल हो रहा है अपने पास। ठीक है, तो एक ऑप्शन अपने पास ये वाला रहता है, प्रिफरेबली मैं इसको ज्यादा बेटर मानता हूं। कुछ भी डील करना हो कुछ मत करो, इसको मत छेड़ो, ये दो रिलेशन याद रख लो, याद भी रख सकते हो m1 m2 माइनस 2h बाई बी, m1 m2 a बाई बी, सब कुछ इससे कैलकुलेशन करते जाओ, लास्ट में मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा बस। सेकंड लास्ट स्टेप कैसे लिखी, ये वाली कंपेयर करके ये this upon this upon this and this upon this। ठीक है, उसी में लिखते जाओ ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट टाइम भी चलाते जाओ, अलग से हेडिंग की जरूरत नहीं है, अलग से हेडिंग की जरूरत नहीं है उसमें, पेयर ऑफ लाइंस में ही चल देगा। ठीक है, ऐसा हट जाओ। दोनों लाइंस बतानी होती पर नहीं बताना होता, फर्स्ट मेथड ही लेते प्रीवियस वाला। हाँ हाँ हाँ, पेयर नहीं बन, हाँ हाँ ठीक है, पर जनरली वो पेयर ऑफ लाइंस का क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो पेयर ऑफ लाइंस को ही यूज करना पड़ता है। हाँ 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 कुशाल, होमोजीनियस पार्ट यही है। ठीक है, देखो अब मैं इस कंसेप्ट का यूज बताता हूं आपको, एक्चुअली मैं ये क्या बताना चाह रहा हूं, कैसे यूज करेंगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन भी लिख सकते हो आप, और फाइंड दी, मॉड्यूल में तो सीधा फॉर्मूला ही दिया हुआ है, पर मैं क्वेश्चन की तरह कराता हूं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 and passing through origin, passing
थ्रू ओरिजिन। ठीक है, देखो मैं इसको यूज कैसे करता हूं। ये आपके पास पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन है, ये है ना। इनके परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है। इसके परपेंडिकुलर मान लेते हैं लेट्स से ये, और इसके परपेंडिकुलर मान लेते हैं लेट्स से ये। इन व्हाइट वाले की ये तो गिवन लाइन है 1 और 2, और आपको 3 और 4 की इक्वेशन बतानी है। 3 और 4 की इक्वेशन आपको बतानी है। 3 ऑफ 1 और 2 की गिवन है, 3 ऑफ 4 की इक्वेशन आपको बतानी है ना। देखो अब मैं कैसे करता हूं कि मैं मान लेता हूं कि इसके थ्रू जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है, लेट दिस एंड दिस इज गिवन, और जैसे ही ये गिवन लाइंस है y इक्वल्स टू m1x, y इक्वल्स टू m2x, और जैसे ये गिवन लाइंस है ना, तो इसका मतलब अभी जैसे मैंने लिखा था m1 प्लस m2, m1 m2 कितना आ गया था a बाई बी, है ना, और m1 प्लस m2 कितना आ रहा था आपके पास माइनस 2h बाई बी, माइनस 2h बाई बी a बाई बी। ठीक है, मतलब दो चीज फिक्स हो गई। जैसे ही आप बोलते हैं कि इसके थ्रू लाइन रिप्रेजेंट ये हो रही है, जैसे आपने बोला इसके थ्रू लाइंस रिप्रेजेंट ये हो रही है, ठीक है, तो ये दोनों चीज भी साथ में हो गई, राइट। ठीक है, चलो अब क्या करना है, मुझे इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है। इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, दिस, ये लिखेंगे x प्लस एम वन वाई इक्वल्स टू 0, x प्लस एम टू वाई इक्वल्स टू 0, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कंबाइंड इक्वेशन यही आएगी, दिस इनटू दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस m1 इंटू m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब वापस से वैल्यू रख देते हैं अपन, m1 m2 की वैल्यू a बाई बी, इसकी वैल्यू माइनस 2h बाय बी, और इसकी वैल्यू a बाय बी इक्वल टू 0, बी एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना। एक तरह से वो वैसा ही हो गया थोड़ा बहुत, जैसे अपन परपेंडिकुलर लाइन की लिखते थे ना, इन दोनों के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिया और इसमें माइनस लगा दिया एक तरह से। ये फिक्स है, आप चाहो तो फॉर्मूले की तरह याद रख लो, और डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया, ऐसा अपन कर सकता है। हाँ, मेथड में रिपीट कर देता हूं फिर से, मैंने क्या करा था फिर से समझ लो कि मुझे इसके थ्रू जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही थी उससे परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन निकालनी थी, एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो मान मैं हमेशा उल्टा चलता हूं मैं भाई। एक तरीका तो क्या है कि पहले आप इसके थ्रू जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है वो मैं निकालूं, फिर उसके परपेंडिकुलर लाइन निकालूं, और फिर मैं मल्टीप्लाई करूं। उसकी बजाय मैं हमेशा उल्टा चलता हूं, मैं मान लेता हूं कि इसके थ्रू जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है ये दोनों। इससे मुझे ये भी एडवांटेज होगा कि परपेंडिकुलर लाइन भी मैंने बहुत इजीली लिख दी, और जैसे ही आपने इसके थ्रू लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है तो फिर सीधे सीधे वही अभी कंपेयर करके ये लिखा तो ये दोनों लिख सकते हैं, है ना। आप समझ रहे हैं, मतलब दिस कंसेप्ट इज एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक टाइप कंसेप्ट। जैसे आप क्वाड्रेटिक में जब भी अपन क्वाड्रेटिक को यूज करते हैं, देखो आप क्या करते हो, मान लो आपके पास मैंने एक दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप समझना मैंने आपसे बोला इसकी रूट्स अल्फा बीटा है, तो आप क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाते हो क्या? क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला तो नहीं लगाते ना। आप क्या लिख देते हो कि हाँ भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय, ये लिखते हो ना आप। फिर जहां पे भी आपको अल्फा बीटा की टर्म्स दिखती है, इन दोनों में कन्वर्ट करके आप उसकी वैल्यू रख देते हो एबीसी के टर्म्स में। एग्जैक्टली दैट इज द कंसेप्ट, कि मैं क्या करता हूं कि इसके थ्रू जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है ये मान के ये दोनों लिख लेता हूं। अब इससे मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं जो मुझे निकालना है, उसके बाद जो भी m1 m2 के टर्म्स में वहां पे वैल्यू आ रही होगी, आई विल पुट दोज वैल्यूज। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये रख दिया, ये रख दिया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को,
और वापस से अपन ने वैल्यू रख दी। बोलो बच्चों, आई कि नहीं ये वाली बात समझ में? ठीक है अनिरुद्ध, एक सवाल मैं देता हूं, एक आप करेंगे। ये रौनक जैन, तुम कहाँ कहाँ बैठे हो यार? स्विट्जरलैंड में बैठे हो क्या? सारी ठंडी तुम्हें लग रही है यार, हैं? अब ऐसी भी ठंडी नहीं आ गई है एकदम ही। चलो लिख लिया? इफ स्लोप ऑफ वन लाइन is twice the other of lines represented by this, then h square upon AB is equals to, if slope of one line is twice the other of the lines, other of lines represented by this, then h square is equals to AB। चलो एक क्वेश्चन ये करेंगे बच्चे, और एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, बहुत इजी से क्वेश्चन है। इफ टू पेयर ऑफ लाइंस x square minus 2mxy minus y square is equals to 0 and x square minus 2nxy minus y square is equals to 0, 2n है ना, are such that one of them represent the bisector of angle between the other। m into n is equals to, हाँ प्रियांश, तनिष्क 6 डिग्री कहां का देखा है यार? यंग प्रो का देखो तो मालूम है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सबका आंसर, अनमोल थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो, अनमोल थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है आपका आंसर। क्या फ्रिज का टेम्परेचर बता रहे हो क्या निखिल? फ्रिज के अंदर बैठ के ना पता है?
नहीं नहीं अनिरुद्ध, थोड़ा गड़बड़ है आंसर। हाँ, फर्स्ट का आंसर आना चाहिए 9/8। फर्स्ट वाला आ गया सब बच्चों के, फर्स्ट वाला आ गया सब बच्चों के। स्लोप ऑफ वन लाइन इज ट्वाइस द अदर, तो स्लोप ऑफ वन लाइन इज ट्वाइस द अदर, तो एक का स्लोप m मान लेते हैं, एक का स्लोप 2m मान लेते हैं। तो m प्लस 2m क्या लिखते हैं अपन, -2h/b, और m1 इंटू m2 क्या लिखते हो आप, a/b, ये लिखते हो। मान लेते हैं एक का स्लोप m, एक का स्लोप 2m, तो m1 प्लस m2 -2h/b लिखते हैं, m1 m2 ये लिखते हैं। तो m की वैल्यू आ गई -2h बाय बी, 3b, इसमें रख देते हैं सीधे। 2m² मतलब कितना, 4h² 9b² इज इक्वल टू a/b, एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा, तो h² ab की वैल्यू आ जाएगी 9/8। हाँ हर्ष सही है, सही है हर्ष, सेकंड का आंसर। अच्छा ओके ओके। सेकंड का, हाँ सेकंड का आंसर आना चाहिए -1, सेकंड का आंसर -1 बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है, सेकंड में क्या बोल रहा है कि एक्चुअली देखो सेकंड में क्या हो रहा है कि ये दोनों लाइंस भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइंस भी परपेंडिकुलर है ना, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर। तो अपन क्या कर सकते हैं सेकंड में, अपन क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक का एंगल बाइसेक्टर निकाल लो और दूसरे से कंपेयर कर लो। फॉर एग्जाम्पल इसका एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे तो ये आना चाहिए, इसका निकालेंगे तो ये आना चाहिए। लेट्स से मैं इसका एंगल बाइसेक्टर निकालूं, यदि x², मैं इसका निकाल लेता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, x² माइनस 2mxy माइनस y² इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन क्या है, ये वाली है, -y² इज इक्वल टू 0। इसका एंगल बाइसेक्टर यदि मैंने निकाला तो x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy अपॉन h, h कितना होगा, -m होगा, -m होगा ना। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं अपन, तो मेरे पास आ रहा है x², ये हो गया 2 -2/m, इधर ले आते हैं प्लस 2/m xy माइनस y² इज इक्वल टू 0, विच शुड बी दिस वन, x² की जगह x² आ गया, -y² की जगह -y² आ गया, 2/m should equals to -2n, so mn is equals to -1, mn equals to -1। बोलो बच्चों, किसी को डाउट है?
क्लियर है बात? तो कर सकते हैं क्वेश्चन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के हो जाएंगे। अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बता दीजिए एक बार। ये रहा ना बेटा सेकंड क्वेश्चन। मैंने मान लिया कि ये है, इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखी, इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, वो ये आनी चाहिए। इसको सॉल्व करा, कंपेयर कर लिया, क्योंकि ये इक्वेशन ये सीधा कंपेयर क्या इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 इक्वल टू 1 आ गया, -1 इक्वल टू -1 आ गया, तो दिस इक्वल टू दिस कर दिया। स्टेटमेंट दिखा दूं? ओके, स्टेटमेंट देख लो, स्टेटमेंट देख लो। वो दोनों परपेंडिकुलर है, ये कैसे पता चला बताओ? परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या थी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या थी शाश्वत? a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर तो देखते ही पता लग जाता है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम आएगा और ऑपोजिट साइन का आएगा। भाई दो नंबर का सम 0 तभी होता है ना जब दोनों नंबर सेम हो और ऑपोजिट साइन के हो। बिल्कुल ऐसे ही 1 -1 1 -1, इसलिए मैंने बोला ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा अनिरुद्ध, ओके। चलो लिख लिया। अच्छा ओके, वेरी गुड। स्टेटमेंट देन इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट आता है होमोजेनाइजेशन का। होमोजेनाइजेशन, व्हाट इज होमोजेनाइजेशन? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस या इक्वेशन ऑफ लाइंस joining intersection points of a curve of a given curve and a given line. Equation of lines joining intersection point of a given curve and a given line to origin. This is the statement and this is called homogenization. Achha. This is called homogenization. Equation of lines joining intersection point of a given curve. एक कर्व गिवन है, एक लाइन गिवन है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं और उसको ओरिजिन से ज्वाइन करा है। ठीक है, एक कर्व गिवन है, एक लाइन गिवन है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं और उसको ओरिजिन से ज्वाइन करा है, उनको ओरिजिन से ज्वाइन करा है। ठीक है, सबसे डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट है और ये केवल स्ट्रेट लाइन ही नहीं पूरे कोऑर्डिनेट के लिए यूजफुल है, पूरे कोऑर्डिनेट के लिए। अपन क्या चाहते हैं? अपन ये चाह रहे हैं इस वाले केस में कि आपके पास एक कर्व गिवन है। व्हाट इज कर्व? कर्व कुछ भी हो सकता है, एक सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक रफली एक पार्ट बना रहा हूं एक कर्व का, ये एक कर्व है, कुछ भी हो सकता है। फिर से बोल रहा हूं, सर्कल, पैराबोला, और एक लाइन गिवन है। लेट्स से एक लाइन ये है, ये दोनों गिवन है। मान लेते हैं कि कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर प्लस
2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये कर्व की इक्वेशन है, ये कर्व की इक्वेशन है, और लाइन की इक्वेशन में मान लेता हूं Lx प्लस my प्लस n इज इक्वल्स टू 0। ये कर्व की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है। इनके ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं A और B, इनके ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है A और B, और ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को टू द ओरिजिन, ओरिजिन से अपन ने ज्वाइन करा है। तो ये जो OA और OB लाइन की इक्वेशन आ रही है वो मुझे निकालनी है। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया क्या निकालना चाह रहे हैं अपन? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बहुत ही अपन डिफरेंट लॉजिक लगाते हैं एक्चुअली इक्वेशन निकालने के लिए, इसको इसलिए इसको होमोजेनाइजेशन बोलते हैं अपन। सबसे सिंपल तरीका तो क्या हो सकता था कि आप बोलते कि सर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो ए आएगा और बी आएगा। ए पॉइंट आ जाता, बी पॉइंट आ जाता, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इसकी इक्वेशन आ जाती, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इसकी इक्वेशन आ जाती, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो मेरे पास पेयर ऑफ लाइन निकालना था। एक तरीका तो ये है ना। दूसरा तरीका जिसमें मैं बिना ए और बी निकाले, बिना ए और बी निकाले ऐसा करूंगा। ठीक है, क्या करेंगे? बिना ए और बी निकाले यदि अपन बात करना चाह रहे हैं तो मैं क्या करता हूं कि देखो, मुझे एक चीज कंफर्म पता है कि OA और OB की जो इक्वेशन आएगी, OA और OB की जो इक्वेशन आएगी, यदि पेयर ऑफ लाइंस की फॉर्म में मैं बात करूं तो ओरिजिन से पास होती हुई, ओरिजिन से पास होती हुई पेयर ऑफ लाइंस है। तो वो जो इक्वेशन आती है उसमें तो तीन ही टर्म आते हैं ना, उसमें तो तीन ही टर्म आते हैं ना, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स वाई, राइट? दैट इज माई लॉजिक कि मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूंगा। अच्छा एक चीज और, लेट्स से ए पॉइंट में मान लेता हूं x1 y1, बी पॉइंट में मान लेता हूं x2 y2। x1 y1 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, इसको भी करेगा, x2 y2 इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। तो दोनों को कंबाइंड करके मैं यदि कोई इक्वेशन निकालूंगा तो उसको भी x1 y1 और x2 y2 सेटिस्फाइड करेगा। अब आप बोलोगे सर ये कंबाइन का मतलब क्या होता? आप ऐड कर रहे हो कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कि मल्टी? कंबाइन का मतलब क्या है? दैट इज माय पॉइंट। कंबाइन का मतलब क्या है कि मैं इन दोनों इक्वेशन को मिक्स कर रहा हूं, मिला रहा हूं, सो दैट आई गॉट होमोजीनियस इक्वेशन। आप बोल होमोजीनियस ही क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जो लाइंस की इक्वेशन निकालनी है वो होमोजीनियस टाइप की होती है, होमोजीनियस टाइप की होती है। उसमें तीन ही टाइप की टर्म आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर। तीन ही टाइप की टर्म आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से समझना बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिफरेंट पॉइंट, कि आप क्या करो, यहां से 1 की वैल्यू निकालोगे 1। कैसे? बोलो बच्चों, ये चीज और ये चीज अलग दिख रही है क्या आपको? कुछ केवल मैंने अलग तरीके से लिखा है ना, अलग तो नहीं है ना, तरीका अलग है लिखने का। इस 1 की हेल्प से इसको होमोजीनियस बनाएंगे, इस 1 की हेल्प से। ये 1 डिग्री वाली टर्म है। होमोजीनियस मतलब हर टर्म 2 डिग्री की बन जानी चाहिए।
थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि अपन बड़ी अजीब सा काम कर रहे हैं अपन, है ना, पर एक बार पूरा हो जाए फिर आप उसको समझने की कोशिश करना कि एग्जैक्टली ये करा क्या है, अपन ने क्या खेल कर दिया नया। इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दिया, इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दिया, और इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर कर दिया। मैथमेटिकली मैंने कुछ चेंज करा क्या? मैथमेटिकली मैंने कुछ चेंज करा क्या? नहीं ना। और ये जो 1 है इसकी वैल्यू इससे इसमें रख देता हूं। दिस इज कॉल्ड कंबाइन। जो मैं बार बार बोल रहा था ना, मैं कंबाइन करूंगा कंबाइन करूंगा, दिस इज कॉल्ड कंबाइन। मतलब मैंने एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं करा, कंबाइन करा है ना। अब बोले कि इससे ये आपने कैसे वैल्यू रख दी? देखो इसकी वैल्यू 1 थी, तो मैथमेटिकली कुछ चेंज हुआ क्या इक्वेशन में? 1 की जगह पे रखा ना मैंने, मैथमेटिकली तो कुछ गड़बड़ नहीं करा ना मैंने, ठीक है। अब मुझे इससे एडवांटेज क्या हुआ? 2 एडवांटेज, 2। सबसे पहला एडवांटेज कि अब ये जो इतनी बड़ी सी इक्वेशन आपको दिख रही है, ये जो इतनी बड़ी सी इक्वेशन आपको दिख रही है, इसमें केवल 3 टर्म है, इसमें केवल 3 टर्म है, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, एक्स वाई, वाई स्क्वायर। ओपन करोगे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई। दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन नंबर 1। नंबर 1, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, है ना। नंबर 2, this equation will satisfy both x1 y1 and x2 y2। ये इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाइड करेगी, x1 y1 और x2 y2। आप बोलो क्यों करेगी? रख के देखो। जैसे मैंने इसमें x1 y1 रखा पूरी इक्वेशन में, ये 1 हो जाएगा, ये इसको भी तो सेटिस्फाइड करेगा ना। इसको सेटिस्फाइड करने का मतलब इसकी वैल्यू 1, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। बची आपकी करो की इक्वेशन, वो x1 y1 को सेटिस्फाइड करेगी करेगी, वो 0 आ गया। सेम फॉर द x2 y2, सेम फॉर द x2 y2। तो मतलब क्या हुआ बच्चों कि इस इक्वेशन के बारे में मैं 2 चीज कंफर्म बोल सकता हूं ना। इस इक्वेशन के बारे में मैं 2 चीज कंफर्म बोल सकता हूं। नंबर 1, होमोजीनियस इक्वेशन जिसमें केवल 3 ही टाइप की टर्म आएगी, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई। Number 2, it will passes through A and B. It will passes through A and B. तो यदि कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन 2 डिग्री वाली जो A और B से पास हो रही है, तो डेफिनेटली वो OA और OB की ही इक्वेशन हो सकती है। डेफिनेटली वो OA, क्योंकि ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ लाइन होमोजीनियस आती है, और वो ए और बी को भी सेटिस्फाइड। आप बोलो कि नहीं सर ये तो ये वाली लाइन भी तो हो सकती थी। अरे भाई ये लाइन होती तो ए कैसे सेटिस्फाइड होता? आप बोलो ये लाइन होती तो बी कैसे सेटिस्फाइड होता? तो ए और बी सेटिस्फाइड भी हो रहा है, होमोजीनियस भी है, तो कंफर्म वो ओ ए एंड ओ बी की ही इक्वेशन होगी। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं मैं, रुक जाओ तसल्ली रखो, रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, अगर लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं हो तो ये नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात बोली है सुहानी आपने
कि लाइन की इक्वेशन में यदि कांस्टेंट टर्म नहीं हो तो ये नहीं कर सकते और कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसका मतलब ये लाइन इटसेल्फ ओरिजिन से पास हो रही है, तो अपना केस ही नहीं बन पाएगा, अपना केस ही नहीं बन पाएगा। तो एटलीस्ट ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। आप बोले कि सर 1 की वैल्यू आपने ऐसे ही क्यों निकाली, आपने my को इधर ले जाके इसको क्यों अपॉन में क्यों नहीं करा। अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि मैंने 1 की वैल्यू में xy वाली टर्म ऊपर ही क्यों रखी और कांस्टेंट नीचे ही क्यों रखा, क्योंकि मैं 1 की वैल्यू ऐसे चाहता हूं कि 1 डिग्री वाली टर्म आए, उसमें ऊपर केवल 1 डिग्री वाली टर्म आए मेरे पास, इसलिए मैंने 1 की वैल्यू ऐसे ही निकाली है। 1 की वैल्यू मैंने इसलिए ऐसे ही निकाली है ना। चलो फिर से समझ लो बेटा, फास्टली मैं एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से समझना, है ना। मुझे ये कर्व की इक्वेशन गिवन थी, मैं फिर बोल रहा हूं कर्व मतलब कुछ भी हो सकता है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। इस इक्वेशन में कंफ्यूज मत होना, ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन नहीं है, अभी ये कर्व की इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन से मैं सर्कल भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, पैराबोला भी कर सकता हूं, एलिप्स भी कर सकता हूं, हाइपरबोला भी कर सकता हूं और पेयर ऑफ लाइंस भी कर सकता हूं। अभी तक अपन पेयर ऑफ लाइंस ही कर देते, पर ये अभी पेयर ऑफ लाइंस के अलावा बाकी दूसरे कर्व। ये लाइन की इक्वेशन है। मुझे निकालना क्या था कि ये लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो उन दोनों को ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी थी। तो मैंने सिंपली कैलकुलेशन क्या करा कि इससे 1 की वैल्यू निकाली। आप बोलो कि सर इससे भी निकाल के इसमें कर सकते हो, यदि इससे निकल जाती तो पर अब आप समझ सकते हो कि इससे आप वैल्यू कैसे निकालोगे, फिर मल्टीप्लाई करके 2 डिग्री वाली टर्म कैसे बन पाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इससे 1 की वैल्यू निकाली। लाइन से 1 की वैल्यू आपको ऐसे निकालनी है कि एक्स वाई वाली टर्म ऊपर रहे, कांस्टेंट नीचे चले जाए, और इस 1 की हेल्प से इसको होमोजीनियस बनाना है। तो इसको होमोजीनियस बनाने के लिए कर्व की इक्वेशन में जितनी भी 2 डिग्री वाली टर्म है उसको न छेड़ना, क्योंकि 2 डिग्री वाली टर्म तो मुझे चलेगी, तो इसलिए मैंने इसको नहीं छेड़ा, इसको नहीं छेड़ा, इसको नहीं छेड़ा। लेकिन ये 1 डिग्री वाली टर्म थी ना, इसकी डिग्री 1 बढ़ानी पड़ेगी ना, इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करा। ये भी 1 डिग्री वाली टर्म थी, इसकी भी डिग्री 1 बढ़ानी थी, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा। ये 0 डिग्री वाली टर्म थी, इसकी डिग्री 2 बढ़ानी थी, इसलिए इसको 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, और फिर 1 की वैल्यू यहां से इसमें मैंने रख दी। बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? ओके कुशाग्र, वेरी गुड, ठीक है। कांस्टेंट वाली कौन सी बात नहीं समझ में आई? कांस्टेंट की कौन सी वाली पॉइंट नहीं समझ में आई? कांस्टेंट की वैल्यू रखने वाली या 2 डिग्री वाली? भाई कांस्टेंट मतलब ये 0 डिग्री वाली टर्म है, तो इसकी डिग्री 2 बढ़ानी है, इसलिए इसको 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई। बड़ी इक्वेशन ये आपको याद नहीं रखना है, आपको याद ये नहीं रखना है, आपको याद ये नहीं रखना है, मैं बताता हूं। आपको याद रखना है डायग्राम, और आपको याद रखना है इससे 1 की वैल्यू निकाल के इसको होमोजेनियस बनाने का तरीका। ये दोनों चीजें क्वेश्चन में दी जाएगी आपको, ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, है ना। इन दोनों से मुझे कोई मतलब नहीं है ना। मुझे तो ये तरीका, लाइन से 1 की वैल्यू और उसको होमोजीनियस बनाना, ये 3 चीजें याद रखनी है। पर डिग्री क्यों बढ़ाना है अगर इक्वेशन में एक्स वाई हो तो, ठीक है, क्योंकि ये वाली देखो, यदि केवल यहीं तक इक्वेशन होती तो मुझे दिक्कत नहीं थी, पर ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मुझे पता है ना कि ओ और ओबी की इक्वेशन में लिखता हूं तो उसमें 1 डिग्री वाली टर्म या 0 डिग्री वाली टर्म तो नहीं आ सकती ना, उसमें तो केवल होमोजीनियस टर्म आएगी। दैट इज द मेन पॉइंट, इसलिए हो रहा है। हाँ, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, ये सब चीजें मुझे तो 2 चीजें याद रखनी है कि लाइन की इक्वेशन से मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा, और उस 1 की वैल्यू से जो भी मुझे कर्व देगा उसमें जो भी 1 डिग्री वाली या 0 डिग्री वाली टर्म होगी, और 2 डिग्री वाली टर्म को मुझे छेड़ना भी नहीं है, जो 0 डिग्री और 1 डिग्री वाली टर्म है उसको 2 डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री वाली टर्म को 2 डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1 कर देना, और 0 डिग्री वाली टर्म के लिए 1 स्क्वायर कर देना, और 1 की वैल्यू में लाइन की इक्वेशन से रखूंगा। बोलो बच्चों, अगली बात समझ में? ठीक है, हाँ चलो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो, और मतलब वो इतना बड़ा, जितना बड़ा दिख रहा है ना एक्चुअली उतना बड़ा है नहीं, और
मैं एक चीज हिंट आपको देता हूं बेटा, ये क्वेश्चन कभी भी लैंग्वेज से समझ में नहीं आएगा, डायग्राम। ये क्वेश्चन हमेशा डायग्राम से समझ में आता है, ये क्वेश्चन हमेशा डायग्राम से समझ में आएगा, लैंग्वेज से कभी क्लिक ही नहीं करा पाओगे आप। तो जब तक एक रफ डायग्राम, अच्छा ये तो कर्व हो गया, ये लाइन हो गई, अच्छा और ये तो होमोजेनाइजेशन वाला केस हो गया, वैसे। ठीक है ना? इसको लिख लो, मैं क्वेश्चन अभी आपको बता देता हूं। नहीं, डायग्राम अपने को बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन यही तो बात है ना, डायग्राम तो अपने को बनाना पड़ेगा ना, डायग्राम अपने को बनाना है। हाँ, पेपर में दूसरे वेरिएबल भी आ सकते हैं। ठीक है, देखो अब एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, देखो क्वेश्चन कैसे वो देगा, क्वेश्चन कैसे देगा। ठीक है, कोड x plus 2y is equals to k cuts the circle, या सर्कल नहीं लिखता, सर्कल लिखोगे तो आप लोग अच्छा नहीं लगेगा, मैं कर्व लिख देता हूं। curve this, cuts the curve this at A and B if AB obtains right angle at origin, then K is equal। ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब इसका ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अब आपको कहीं पे भी ये नहीं लग रहा होगा कि यार होमोजेनाइजेशन का क्या रोल आ गया इसमें, ना तो ओरिजिन, पेयर ऑफ लाइंस कुछ की बात नहीं कर रहा हूं। लेट्स से वो एक कर्व है, ठीक है, लेट्स से इसकी एक कोड है, ठीक है, if AB subtends right angle at origin, बोलो डायग्राम समझ में आया? क्वेश्चन में जो लैंग्वेज बोली है, क्या पूछना चाह रहा है, कैसे है, यही पूछना चाह रहा है ना, ऐसा ही कुछ करना है अपने को। ठीक है, अब देखो मैं इनडायरेक्टली क्या सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि इसका मतलब मुझे ये कंडीशन लगानी है कि OA एंड OB लाइन शुड बी परपेंडिकुलर। मुझे ये कंडीशन लगानी है कि वो जो OA और OB लाइन जो आएगी, उसकी जो इक्वेशन आएगी वो परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। और मुझे पता है कि OA और OB की इक्वेशन मेरे पास आ गई, तो उसमें परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, डायग्राम पे मत जाओ बेटा, डायग्राम मैंने रफली बनाया है, कहां पर होगी कहां पे नहीं होगी उस पे मत जाओ बेटा, डायग्राम मैंने रफली बनाया यार, उस पे मत जाओ। ये तो सर्कल की इक्वेशन है, मैंने सर्कल भी नहीं बनाया। ठीक है, चलो अब अपन अपना काम करते हैं, होमोजेनाइजेशन वाला। मेरे कर्व की इक्वेशन है ये, ठीक है बच्चों, लाइन की इक्वेशन है ये। तो मैंने क्या बोला था, लाइन की इक्वेशन से मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा, दिस अपॉन k इज इक्वल्स टू 1, और इसको होमोजेनाइज बनाएंगे। तो मैंने बोला था बेटा, होमोजेनाइजेशन जब आप करोगे तो 2 डिग्री वाली टर्म को मत छेड़ना, एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं करूंगा, वाई स्क्वायर को भी कुछ नहीं करूंगा। 25 को बताओ तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, अब आप बताओ किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए 25 को,
किससे करोगे? 1 के स्क्वायर से। आ तो गई बात समझ में सबको? बहुत ही बढ़िया, सबको तो आ गई समझ में बात। 1 स्क्वायर बता दिया मतलब समझ में ही आ गई बात। और इस 1 की वैल्यू यहां से रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इंटू 1 स्क्वायर, 3x प्लस 2y बाय के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मिनिमम कैलकुलेशन करनी है, अनावश्यक रूप से कोई कैलकुलेशन अपन नहीं करेंगे। ये जो इक्वेशन आई है ये किसकी इक्वेशन आ गई है? ये OA एंड OB की इक्वेशन आ गई है बच्चों। OA और OB की इक्वेशन आ गई है। मैं एलसीएम लेता हूं, के स्क्वायर यहां पे लिख देता हूं, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 25, 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर, 3 2 जा 6 2 जा 12xy इक्वल्स टू 0। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये OA और OB की इक्वेशन आ गई है, OA और OB की इक्वेशन आ गई है, और ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर के लिए बोलो बच्चों क्या कंडीशन होती है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? 25 नाम 225 प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 25 चौक 100। तो 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 325। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 325 बाय 2। दिस इज फाइनल आंसर। हाँ आप सही बोल रहे हो ना प्रियांश, मैं शुरू से यही बोल रहा हूं कि होमोजेनाइजेशन का मतलब ही यही है, हर टर्म की डिग्री मुझे 2 करनी है, जो टर्म ऑलरेडी 2 डिग्री का है उसको नहीं छेड़ना है। और डिग्री 2 कैसे करेंगे? लाइन की इक्वेशन से 1 की हेल्प लेके, लाइन की इक्वेशन से 1 की हेल्प लेके। बोलो बच्चों, तो इस मेथड, इसीलिए मैं बोला था, अब ये चीज आप कभी भी है ना लैंग्वेज से ये चीज नहीं समझ पाओगे कि अच्छा मुझे ये कंडीशन लगानी है, ये ऐसे ऐसे करना है। जब तक डायग्राम सामने नहीं दिखता ना, अच्छा ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है तो ये अपने को 90 डिग्री करनी है। मजे ले रहे हो? जाओ हैं? ठीक है, मैं सीधा सीधा बोलूंगा, मैं सुर में नहीं लूंगा बस। अरे यार भोले बच्चे बोला था, एक बार एक जने नाराज हो गया, एक बच्चा यार, भोले बच्चे बोलने में एक दो बच्चे नाराज हो गए, जो भोले बच्चे थे मतलब वो नाराज हो गए एक तरह से। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो 99.99% अपना स्ट्रेट लाइन पूरा हो गया है ना? ऑलमोस्ट, मतलब बस ये एक लास्ट कंसेप्ट था तो वो अपना पूरा हो गया। इस पे थोड़े एक दो क्वेश्चन मुझे कराने थे, पर ठीक है, मतलब थ्योरी अपनी हो गई है और ऑलमोस्ट सब चीजें मैंने बता दी है ना? तो इसलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से सर्कल है, इस पे देख लूंगा मैं, कुछ क्वेश्चन कराने हैं मेरे को, 2-3 क्वेश्चन पहले, और इस पे अपन कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्लास में जब भी आओ ना बेटा, थोड़ा रिवाइज करके आ जाना, नहीं तो चमकेगा नहीं फिर एकदम से, है ना? 0.01% कुछ नई नई चीजें कभी आ जाए क्वेश्चन में तो अपन करते रहेंगे बीच बीच में स्ट्रेट लाइन में, ऐसा। ठीक है, चलो बच्चों, तो बहुत है आज के लिए, इतना ही। ओके देन, बाय बाय, हैप्पी दिवाली। अच्छा दिवाली पे है ना बेटा, 1 मिनट एक बात और सुन लो बस, कि दिवाली पे है ना, जैसे रिवीजन प्लान आप कर लेना, जो भी बच्चे हैं रिवीजन आप लोग करना चाह रहे हैं करो, अच्छी बात है, पर बेटा प्लान बस ऐसा बनाना कि जो आप फॉलो कर पाओ, है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि सर 3 दिन है, मैं 6 चैप्टर 7 चैप्टर इसमें कर लूंगा, 7 चैप्टर फिजिक्स में कर लूंगा, 7 केमिस्ट्री में, कुछ नहीं हो पाएगा फिर। 7-7 चैप्टर, फिर एक भी चैप्टर नहीं हो पाएगा। ज्यादा अच्छा है 3 दिन है, 3 दिन में मुझे पता है आप दिवाली भी मनाओगे, सब काम करना रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत घर पे हो तो कुछ कुछ चलता रहेगा। तो 2-2 3-3 चैप्टर हर सब्जेक्ट के सिलेक्ट कर लेना, 2-2 3-3 चैप्टर, ज्यादा मत करो, देखो ज्यादा करोगे कुछ नहीं हो पाएगा,
दो दो तीन तीन चैप्टर सेलेक्ट करो जो आपको सबसे वीक लगते हैं या जो आपको लगता है यार इसमें मजा नहीं आ रहा, कंफ्यूज होता हूं, उसको करके अच्छे से करना, उसको अच्छे से कर लो, नोट्स रिवाइज करके प्रैक्टिस कर लो, जो भी आपकी वीक चीजें उसमें उसको अच्छे से कर लो, बस, है ना? ठीक है बात, राइट? ऊपर का इसको देखना, ये लो देख लो तो 1 मिनट 1 सेकंड, आज बहुत टाइम हो गया अपना। ठीक है, तो विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, है ना? अच्छे से मनाए, सेफ मनाए। चलो लिख लिया सबने? ओके, चलो बाय बाय।